नमस्कार। कोटा जिले के सांगोद विधानसभा क्षेत्र से खास मुलाकात लेकर मैं आपके साथ हूं भंवर एस चारण। आज मेरे साथ हैं इस इलाके के बीजेपी के बड़े नेता हीरालाल नागर, जो कि लगातार चौथी बार बीजेपी की टिकट पर सांगोद से कैंडिडेट है। हीरालाल जी, बहुत स्वागत आपका खास मुलाकात में। सांगोद में बैठे हैं, किसान का घर है, लगातार जनसंपर्क आपका चल रहा है और पीछे देख रहे हैं कि बहुत सारा गड्ढा रखा हुआ है। तो क्या इस इलाके में उपज तो अच्छी होती है पर भंडारण की दिक्कत है किसान के सामने? देखिए, ये हाड़ौती क्षेत्र अन्न उपजाने के मामले में राजस्थान में अग्रणीय क्षेत्र है। तो अभी जो हमने एक गारंटी दी है कि जो 2200 रुपया समर्थन मूल्य है उसकी जगह 500 रुपया अतिरिक्त बोनस दे करके और 2700 रुपये में इस बार गेहूं खरीदा जाएगा। एक बहुत बड़ा किसान को एकदम 500 रुपये का जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त बोनस दिया जा रहा है, उससे किसान निश्चित रूप से अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने की ओर अग्रसर होगा। और दूसरी चीज़, हम लागत नहीं बढ़ने दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि निरंतर खाद के भाव स्थिर रख रहे हैं। जो खाद का एक यूरिया का बैग जो आना चाहिए उसकी लागत आ रही है 2700 रुपये, उसको दे रहे हैं 270 रुपये में। इतनी बड़ी सब्सिडी किसान को यूरिया पर, डीएपी पर, सब पर मिल रही है, पेस्टिसाइड पर। तो यही किसान के लिए एक अतिरिक्त बोनस मिल रहा है कि हम लागत नहीं बढ़ा करके उसकी जो इनकम है उसमें लगातार बढ़ोतरी करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सांगोद से खासकर किसान तबके से आवाज़ लगातार उठती है हीरालाल जी की, अगर यहाँ पर भंडारण की व्यवस्था हो जाए, एक गौण मंडी यहाँ पर खुल जाए तो उपज का और भी बेहतर दाम मिलेगा, क्योंकि आपके विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा तबका खेती किसानी वाला है। देखिए, किसान निश्चित रूप से ये चाहता है, व्यापारी भी चाहता है कि सांगोद में एक गौण मंडी खुल जाए, चालू हो जाए, तो जो लोगों को कोटा तक जाने का ट्रांसपोर्टेशन है, आना जाना है, वो भी बचेगा। और यहाँ की मंडी चालू होने से अतिरिक्त एक रोज़गार लोगों को मिलेगा, यहाँ के व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा और किसान को कोटा जाने के बजाय यहीं वो सब चीज़ें भी उपलब्ध हो सकेंगी। भंडारण की आवश्यकता है निश्चित रूप से, इसको आगे अगले आने वाले कार्यकाल में बड़ा करके और मंडी चालू करेंगे, गौण मंडी, व्यापारी के हित में इसकी यहाँ की मंडी चालू हो जाए और भंडारण यहाँ का मतलब ठीक हो जाए तो निश्चित रूप से इसका लाभ भी मिलेगा। तो आने वाले समय में इसकी वजह से कोटा सांगोद ही नहीं, पूरे हाड़ौती की और एक्सप्रेस वे के साथ लगे हुए क्षेत्रों की तस्वीर बदलने वाली है। लेकिन आप जब इलाके में घूम रहे हैं और आपके साथ मैं भी जब इस इलाके में कुछ गाँव में घूमने का मुझे भी मौका मिला, तो आपके 3 संकल्पों की यहाँ बहुत चर्चा है। राजनीति क्षेत्र में मेरा आने का उद्देश्य ये सामाजिक सरोकार को लेकर के लोगों की सेवा का माध्यम लेकर मैं राजनीति में आया हूँ। मैं पिछली बार भी 3 चुनाव लड़ चुका हूँ। मैं चुनाव हारा तब भी जनता के बीच में जनसेवा के माध्यम से रहा, चुनाव जीता तब भी लगातार मुझे जो सरकारी योजनाओं के माध्यम से जो हर वंचित तक पहुंचा सकते हैं उसके लिए मैंने प्रयास किया। मैं एक उदाहरण दे दूं आपको, मैंने ये अनुभव किया कि इच्छा शक्ति हो तो एक कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। मैं जब 2013 का चुनाव जीत के मेरे क्षेत्र में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जाता था, मैं देखता था कि लोग गांव में ऐसा नारकीय जीवन जी रहे हैं, बिल्कुल कीचड़ में रह रहे हैं। घर से निकलते ही 1-1, 1.5 फुट कीचड़ है, पानी की उनकी आवश्यकताएं बढ़ गई है, ट्यूबवेल हो गए हैं तो लोग उनको उपज कर दें, शौचालय हो गए तो उनके पानी का सब निकास का कोई सिस्टम नहीं था, कहीं कोई इंटरलॉकिंग, कहीं नाली, कोई इस तरह का कोई सीसी, कुछ भी नहीं था, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल जीरो था। मैंने ये चीज़ें नोटिस करी और मैंने हर उस संभव जो अपना हो सकता था डिपार्टमेंट, उससे प्रयास किया कि कैसे गांव की शक्ल को सुधारें। हमारे उस समय गौरव पथ एक बहुत अच्छी योजना है उस समय आई, हर ग्राम पंचायत में हमने गौरव पथ बनाए तो गांव के गांव कीचड़ मुक्त हो गए। इसके साथ साथ हमने पंचायत राज के माध्यम से नरेगा का जो पैसा आता है उसको केवल श्रम उपयोग हो जाता है, उसका सामग्री उपयोग नहीं होती। मैंने रिकॉर्ड सामग्री राजस्थान में सांगोद के क्षेत्र में उपयोग करके और नरेगा के पैसे को भी उपयोग किया, डॉक्टल किया। उसके साथ साथ किसान पथ के रूप में हमने गाँव के रास्तों को ठीक किया और गौरव पथ से किया। ये सब चीज़ें मिल कर के और जब हमने देखा तो मेरे से पूर्व जो यहाँ से विधायक जी रहे, 2 बार यहाँ से जीते और एक कार्यकाल निरंतर वो पीडब्ल्यूडी और पंचायत राज मंत्री रहते हुए उनसे गांव की हालत नहीं सुधरे।
मैं समझ सकता हूँ उन्होंने क्या क्यों नहीं सुधारे, उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी या उनको कोई ऐसा नहीं था कि समस्या नहीं आती थी। लेकिन मैंने जब एक विधायक रहते हुए इस ओर ध्यान दिया तो मेरे क्षेत्र के जो 100% गाँव कीचड़ में रहते थे उनको मैंने 90% कीचड़ से मुक्त करने का उस कार्यकाल में काम किया। उससे मैंने इस बार चुनाव से पहले ये संकल्प लिया कि इस बार ऐसे काम जो किसान की ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता है और उसको किया जाना चाहिए। तो मैंने ये 3 संकल्प पिछली बार का जो मेरा कार्य देखकर उसको पूरा किया, मैंने उसी से मैंने सबक लेके और ये 3 संकल्प लिए कि इस बार मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी मेरा ऐसा खेत नहीं बचेगा, कोई गांव नहीं बचेगा जिससे हम सिंचाई का पानी नहीं पहुंचाएंगे। दूसरा संकल्प आज की वो भी आवश्यकता है, नल से जल के रूप में जो है उसको भी मैं हर सारी विधानसभा में हर घर में नल से जल लगा करके घर घर नल पहुंचाने का काम करेंगे। तीसरी जो आज सबसे बड़ी समस्या, मैं गांव में जाता हूं, हमेशा गांव के लोगों के बीच में रहता हूं, देखता हूं, तो जब गांव कीचड़ से मुक्त हो गए तो आजकल लोग ये कहने लग गए कि गांव में तो इतनी आवश्यकता नहीं है इंटरलॉकिंग सीसी की नाली की लेकिन जो हमारा खेत है वहाँ जाना बहुत मुश्किल हो गया। खेत की राह आसान करने के लिए मैंने ये एक और संकल्प किया है कि हर खेत के रास्ते पर जाने वाले रास्ते को ऐसा सुदृढ़ करेंगे, चाहे वो गिट्टी रोड बना दें, चाहे वो जीएसबी रोड बना दें, चाहे वो दूसरे रोडों से जोड़ें, लेकिन उसको इस लायक बना देंगे कि बारिश में भी हमारे खेत पर जाने वाले रास्ते पर हमारे किसान का साधन नहीं रुके। और हमारा युवा आजकल जो बेरोजगार है उसको मैं एक और संभावना देख रहा हूँ। उसमें हमने खेतों तक के रास्ते को सुदृढ़ीकरण कर दिया तो हमारा युवा चाहेगा कोई वहाँ पॉली हाउस लगा ले, ग्रीन हाउस लगा ले, कोई वो सब्जी उगा ले, कोई नया कोई ऐसा कोई उत्पादन लेकर के आ जाए, चाहे वो वहाँ पर फल लगाए, सब्जी लगाए, और वो युवा चाहता है कि मैं इसको वैल्यू एडिशन करूँ, तो वो उस खेत से भरी बरसात में भी अपने साधन में पैक करके और उसकी पैकेजिंग करके वो चाहता है मैं दिल्ली की मंडी में लेके जाऊँ, बम्बई में लेके जाऊँ, 8 लेन से हमारी कनेक्टिविटी है, तो वो वहाँ जा कर के और जब उसको बेच सकता है तो उसको ताज़ा सब्जी, ताज़ा फल, ताज़ा उत्पादन वहाँ पहुँचेगा तो उसको एक वैल्यू एडिशन भी मिलेगा और उसको एक रोज़गार का अवसर वहाँ मिलेगा। इसलिए मैंने ये संकल्प किया है कि हर खेत पर जाने वाले रास्ते का सुदृढ़ीकरण हो जाए तो हमारे युवाओं को रोज़गार की एक नई राह आसान होगी और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। इसलिए उस और भी मेरा ये संकल्प है और ये तीनों संकल्प जब तक पूरे नहीं होंगे मैंने ये प्रतिज्ञा करी है कि न मैं तीनों संकल्प पूरे होने तक न साफा बांधूंगा न माला पहनूंगा। ये संकल्प पूरे होने के बाद ही माला और साफा बांधने का काम करेंगे। चौथा चुनाव है आपका हीरालाल जी। 3 चुनाव आपने इससे पहले लड़े और तीनों आपने भरत सिंह के खिलाफ लड़े। एक बार आप कामयाब रहे, 2 बार आपको जीत नहीं मिल पाई। इस बार आपका मुकाबला युवा प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह से है, लेकिन अभी आप गिना रहे थे कि किस तरह से भरत सिंह के विधायक रहते इलाके में कमियां रह गई। इस बार चुनाव मैदान में उनको मिस कर रहे हैं? 5 साल चाहे मैं पिछली बार का चुनाव 1865 वोटों से हारा था, उसके बाद से मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं चुनाव हार गया हूँ। मैंने तो चुने हुए जनप्रतिनिधि की तरह ही पूरे टाइम क्षेत्र में रह करके जनता के साथ जुड़ करके और निरंतर रहा। आज ये जो झूठ बोल करके ये सरकार सत्ता में आई कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे, हम याद दिलाने जा रहे थे राहुल गांधी को जब इनकी वो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसमें सारे किसान हमारे साथ थे। हमने उसको आंदोलन के रूप में उनको दास दिलाने के लिए ज्ञापन देना चाहा तो हमारे ऊपर लाठियाँ बरसाई गई, झूठे केस दर्ज किए गए और वो राजकार्य में बाधा किए और केस दर्ज किए। तो ऐसे कई मुद्दे लेकर के हम जब जनता के बीच में रहे हैं तो जनता उसको देख रही है और जनता ने उस मेरे कार्यकाल को देखा है। अब जब ये 5 साल का जो कार्यकाल रहा, भरत सिंह जी इसमें विधायक रहे तीसरे कार्यकाल में सांगोर से, तब भी इन्होंने कभी भी जनता के बीच में नहीं गए। मैं जनता से सवाल करता हूँ, आपने जनप्रतिनिधि को जिताया है, वो 5 साल में आपके बीच में आए हैं क्या? तो जनता सीधी हाथ हिलाती कि एक बार भी नहीं आए। निश्चित रूप से उसको अपेक्षा नहीं है अब कांग्रेस के जनप्रतिनिधि से। मैं नहीं समझता हूँ चाहे कांग्रेस का जनप्रतिनिधि नाम बदल गया हो, लेकिन क्षेत्र में कोई जानता नहीं है। मुझे तो अपने कामों के आधार पर, अपने संपर्क सतत संपर्क के आधार पर और अपना बीच में जनता के बीच में रहने के आधार पर यह विश्वास है कि इस बार जनता सांगोर से एक बड़ा मैंडेट देने वाली है।
एक लंबा राजनीतिक जीवन का सफ़र आपने तय कर लिया नागर साहब। चौथा चुनाव है, एक बड़ा तजुर्बा है आपके पास पॉलिटिक्स का। आपके सामने जो कैंडिडेट है कांग्रेस से भानु प्रताप सिंह, एक युवा है, कांग्रेस ने एक्सपेरिमेंट किया है, तो ये कहा जा सकता है कि ये मुकाबला सांगोद में इस बार तजुर्बे की राजनीति और युवा राजनीति के बीच है। देखिए, तजुर्बे का एक अलग है। इस बार मुझे जो जनता के अंदर जो वाइब्रेशन नज़र आता है, कहीं न कहीं पिछली बार मुझे चुनाव लूज करने के कुछ कारण रहे होंगे, लेकिन वो जो मेरा कार्यकाल रहा उसको जनता याद करके, उन कामों को देख करके आज भी कहती है कि आपके जाने के बाद पूरे गांव में एक पत्थर नहीं रखा गया, एक कोई काम ऐसा नहीं हुआ। पूरे 5 साल में जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, उसको दोहराना चाहती है, उसको वो उससे सबक लेना चाहती है और उसको ब्याज सहित लौटाना चाहती है जनता। और वो तो ये बात ही नहीं करती, मैं तो कभी चर्चा ही नहीं करता, मैंने कांग्रेस के जनप्रतिनिधि का कभी नाम नहीं लिया है, कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। मैं जनता से सीधा जुड़ाव है, सीधा जुड़ता हूँ और जनता भी मेरे से सीधा अपेक्षा रखती है। निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता ने स्वतः उठ करके और स्वयं चुनाव लड़ रहा हो, जैसे खुद उम्मीदवार बनकर काम कर रहा हो, इस तरह का काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो परिणाम ऐसा आएगा। इसलिए कांग्रेस का कौन उम्मीदवार है कौन नहीं है उसकी चर्चा करना कोई मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। देखो कौन है वो। हीरालाल नागर का ये आत्मविश्वास है, कांग्रेस से कौन कैंडिडेट है उससे फर्क नहीं पड़ता है। प्रदेश कार्यकारिणी में बीजेपी में प्रदेश मंत्री है, किसान मोर्चा से हीरालाल नागर जुड़े रहे हैं, किसान आंदोलनों की भी यहाँ पर बातें कर रहे हैं, लेकिन इस खास मुलाकात में उन्होंने जो बड़ी बात कही है वो ये कही है कि जब तक यहाँ के खेतों तक जाने के लिए रास्ते नहीं बना दूंगा, जब तक सांगोद के हर घर में नल से जल नहीं पहुँचा दूंगा, उन्नत खेती जब तक यहाँ पर नहीं हो जाएगी, तब तक साफा भी नहीं पहनूंगा। और इन संकल्पों के इलाके में अच्छी खासी चर्चा है। हम हीरालाल नागर से खास मुलाकात का दौर जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खास मुलाकात में एक बार फिर से आपका स्वागत है सांगोद से बीजेपी के प्रत्याशी हीरालाल नागर के साथ। और हीरालाल जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सांगोद विधानसभा क्षेत्र को लेकर एक अजीब संयोग की बात जब तब होती है कि सांगोद से जिस पार्टी का प्रत्याशी जीतता है, राजस्थान में सरकार उसी पार्टी की बनती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में प्रचंड आंधी चल रही है। मैं भी पिछले 3 चुनाव लड़ा हूँ। इस बार मैं देख रहा हूँ कि पहले हमारा कार्यकर्ता ये कहता था कि हम जीत रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं। इस बार मैंने एक अलग चेंज देखा जनता में। इस बार कार्यकर्ता नहीं करके एक जनता खुद कह रही है, जो अनजान आदमी गांव में बैठे रहने वाला, हम आज यहाँ रिमोट एरिया, ये मेरे क्षेत्र का सबसे लास्ट गांव है, इसके बाद झालावाड़ की सीमा लग जाती है और ये जंगल से लगा हुआ मुकुंदरा का सीमा के वो यहाँ ये गांव है, पंचायत है। तो आपने देखा होगा भी पूरा गांव का गांव, जो थोड़े बहुत भी यहाँ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी इस बार पार्टी छोड़कर सारे गांव ने रात को एक चौपाल करी अपने आप। हमने कोई उनको मैनेज नहीं किया, स्वमोटू उन्होंने चौपाल करके गांव में ये निर्णय लिया कि इस बार इस बूथ से भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। इसका मतलब है जनता त्रस्त है कांग्रेस से, कांग्रेस की नीतियों से त्रस्त है, इनके झूठ बोल करके वादा खिलाफी से त्रस्त है। इन्होंने युवाओं के साथ धोखा किया, इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया, इन्होंने महिलाओं में विश्वास डेवलप नहीं किया। जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं, निरंतर नंबर 1 रहा है, ये सब चीज़ें सामने है। इन्होंने झूठ बोला है, इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया, युवाओं के साथ धोखा किया। इन्होंने बिजली के लिए कहा कि हम कभी दाम नहीं बढ़ाएंगे, इन्होंने 14 बार बिजली के दाम बढ़ाए और बिजली देने में इन नाकाम रहे हैं। ऐसे समय देखा है मैंने, आप भंवर जी जो कल्पना नहीं कर सकते। हमारे पास रात के 12-12, 2-2 बजे फ़ोन आते थे, बच्चे बिलख रहे हैं, दूध में बच्चे हैं, गर्मी पड़ रही है, बरसात है, उमस है, बाहर मच्छर खा रहे हैं, बाहर नहीं रुक सकते, अंदर पंखा नहीं चल रहा है, रात भर लाइटें कट रही है, बच्चा रो रहा है, उस माँ की हालत क्या होती होगी। ऐसे दिन देखे हैं जनता ने, वो कैसे भूल सकती है इस कांग्रेस को सबक सिखाने से। तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस अब मेरे ख्याल से समाप्ति के कगार पर है।
राजस्थान में इसका अंतिम ये कार्यकाल रहने वाला है। इसके बाद कभी मुझे नहीं लगता कांग्रेस दोबारा राजस्थान में उठ करके खड़ी होगी। कई राज्यों से तो ये विदा हो चुकी है, राजस्थान में से भी इसकी विदाई का ये लास्ट में तो देख रहा हूँ कि इस बार ये होगी विदाई, दोबारा नहीं आ रही है, ऐसा निश्चित रूप से मैं समय देख रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस दोबारा कभी नहीं आएगी, ये विश्वास अति आत्मविश्वास तो नहीं है कहीं? नहीं, अति आत्मविश्वास नहीं है। देखिए, हमारा संगठन चलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी निरंतर संगठनात्मक गतिविधि को पूरे 5 साल चलाती है। चुनाव के आधार पर चुनावी राजनीति हम नहीं करते हैं, हमारा संगठन पूरे 5 साल चलता है। दूसरी चीज़, कार्यकर्ता का हम निर्माण करते हैं और वो हमारा कार्यकर्ता हमारी योजनाओं को ले जा करके बूथ पर, घर घर, गांव-गांव और हर घर पर दस्तक देके बताने का काम करता है। हमने अपने संगठन को इतना मजबूत कर लिया है कि कांग्रेस उसका 20 साल में भी कोई मुकाबला नहीं कर सकती। कांग्रेस पर संगठन के नाम का चीज़ नहीं है। कांग्रेस केवल जातिगत आधार पर कुछ वर्ग विशेष में अपना वर्चस्व करके और जीतने का प्रयास करती है, तो वो दिन गए। अब हमने वहाँ भी पहुँच बना ली है, उन वर्गों में भी हमारी पहुँच बन गई है जो हमारी योजनाओं के आधार पर हो। आज हम हर वर्ग में फ्री राशन दे रहे हैं मोदी जी। तो राजस्थान की सरकार उन फ्री राशन मोदी जी भेज रहे हैं। राजस्थान की सरकार वो अपना पोर्टल नहीं खोल रही है, न उसमें जिनके बेचारों के परिवारों में राशन नहीं मिल रहे उनके नाम नहीं जोड़ रही है। बहुत बड़ी इन्होंने मतलब इस 5 साल में ये गलती करी है। हर गांव में मैं जा रहा हूँ, जहाँ भी 40-50 लोग राशन की कतार में खड़े हैं, 5 साल इंतजार कर रहे हैं, एक भी बार उनका खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जुड़ा। ये हमारी सरकार आएगी, खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ाएंगे। जो पिछले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास आते थे, इन्होंने उनको रोक कर रखा हुआ है, टारगेट रिलीज नहीं करने दे रहे हैं, कोई न कोई कमी बता करके उनको रोका जा रहा है। मोदी जी कोटा में बोल के गए, भारतीय जनता पार्टी का राज नहीं होने से यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास की योजनाओं पर ब्रेक लगा है। भारतीय जनता पार्टी जैसे आएगी सबको हम आवास देने का काम करेंगे गरीबों को। कल मोदी जी कह रहे थे कि हर घर में जाकर के मेरी राम राम कहनी है, दशहरा मैदान में जो उनकी सभा थी, और साथ में कह रहे थे कि उन सबको जाकर कहना जिनके पास घर नहीं है कि मैं उन सबको घर देने वाला हूं। तो क्या ये भी कैंपेनिंग का पार्ट बन गया अब आपके? बिल्कुल कैंपेनिंग का पार्ट है, हम करें। मैंने अभी मेरी यहाँ सभा थी, इसमें सभी महिलाएं बहुत उस संख्या में थी। मैंने उनको सबको कहा कि मोदी जी ने आपके लिए राम राम भेजा है और सबको कहा है कि मेरा एक काम करना। हमने कहा करेंगे, उन्होंने विश्वास दिलाया। मैंने यहाँ सबको राम राम कहा, सब महिलाओं ने हाथ जोड़ करके वापस उसका राम राम के उत्तर भी दिया और साथ में उनसे ये भी कहा कि अब के मोदी जी बोल के गए, आपकी खाद्य सुरक्षा में नाम भी जुड़ेंगे, आपके प्रधानमंत्री आवास भी आएंगे, जिनको उज्ज्वला योजना की गैस नहीं मिली है वो भी आपको पुनः मिलेगी, और जिनके कोई अगर शौचालय नहीं बन पाए तो उनके शौचालय भी बनेंगे। ऐसी सभी योजनाओं को हम निरंतर उनको तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो लोगों ने और महिलाओं ने अधिकतर उसमें ताली बजा के उसको बात को मतलब वाही किया, उसको मतलब अप्रिशिएट किया। योजनाओं की लिस्ट तो लेकिन हिरालाल जी कांग्रेस के पास बहुत लंबी है। ओपीएस की बात कर लें, पेंशन की बात कर लें, चिरंजीवी की बात कर लें, ढेर सारी योजनाएं हैं और दावा ये भी किया जाता है कि भारत में ऐसी कोई राज्य सरकार है ही नहीं जिसने इतनी लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई हो। तो जब आप धरातल पर जाते हैं तो इन योजनाओं का क्रियान्वयन आपको मिलता है या फिर इन योजनाओं की आवाज़ तो आती ही होगी? देखिए, कांग्रेस कहती है हमने चिरंजीवी योजना को 25 लाख रुपए दे रहे हैं, वो मतलब झूठ बोलकर उसको परोसा जाता है। वो कहते हैं हम 15 लाख का बीमा कवर करेंगे। बेचारा किसी का एक्सीडेंट हो जाता है ना, वो कहता है मुझे 15 लाख मिलेंगे, वहाँ 5 लाख का प्रावधान है। उन्होंने एक साथ एक्सीडेंट होता है तो उसको जोड़ दिया, उसको दे रहे कि वो इंडिविजुअल 5 ही लाख का बीमा मिल रहा है, उसको 15 लाख प्रचारित करके क्यों झूठी वाई लेना चाह रहे हैं। ये कह रहे 25 लाख का इलाज फ्री मिलेगा। बेचारा गरीब व्यक्ति जाता है, हॉस्पिटल में कहीं सुविधा नहीं है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाता है। उससे पहले तो चिरंजीवी योजना में उसका वहाँ उसके काउंटर पर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करते, अनाप शनाप जाँचें होती है। जांचों के बाद वो कहता है मेरे पास तो चिरंजीवी कार्ड है, पैसे जमा कराने की कहते हैं, वो कहते हैं ये चलेगा नहीं क्योंकि हमारी योजनाओं से हमें पैसा नहीं मिल रहा है, समय पर सरकार भुगतान नहीं मिल रही है कर रही है। कोई हॉस्पिटल चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करके इलाज नहीं करना चाहता और ये झूठ बोल रहे हैं 25 लाख का इलाज करेंगे। 25 लाख का कोई पैकेज ही नहीं है। इन्होंने केवल उसको तोड़ मरोड़ के 25 लाख या उसको 50 लाख कर दो आप बोलने के लिए।
वो है ही नहीं योजना, उस तक लिमिट ही नहीं है इनकी, वहाँ तक कोई उसका पैकेज ही नहीं है, तो उसको झूठ बोल रहे हैं। राष्ट्र हित में ऐसी योजना बने, ऐसी पेंशन की ओपीएस स्कीम बने जिसमें देश का भी नुकसान नहीं हो, हम और उनको लोगों को उचित लाभ भी मिल जाए। इस तरह से उसको सही मायने में उसको करेंगे, इसका वादा करते हैं हम कि इस बार ओपीएस को सही से करके और उसको ठीक करने का काम करेंगे। लेकिन हीरालाल जी, चाहे अशोक गहलोत की सभाएं हो, राहुल गांधी प्रियंका गांधी की सभाएं हो, और आपके सामने जो कैंडिडेट है भानु प्रताप सिंह, चाहे उनका जनसंपर्क हो, लगातार जनता को ये कहा जाता है कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं होती है तो ये जितनी जन कल्याण की योजनाएं हैं, बुजुर्गों को पेंशन मिलती है, महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं, किसानों के लिए जो योजनाएं हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री है, किसानों के लिए 2000 यूनिट तक बिजली का बिल नहीं आएगा, ये सब कुछ बंद हो जाएगा। देखिए, हमने हमारे संकल्प पत्र में ये कहा है, जनहित की कोई भी योजना को हम बंद नहीं करेंगे। कांग्रेस की योजना हो चाहे किसी भी सरकार की योजना हो। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने भी ये कहा है, हम किसी भी पूर्व की ऐसी योजना जो जनहित में जारी है उसको बंद नहीं करेंगे। ये गलत प्रचारित कर रहे हैं, जबकि बंद करने का काम इन्होंने पिछली बार खुद किया। हमने हर किसान को 10,000 रुपये तक का बिजली का बिल माफ़ करने के लिए योजना लागू करी। इनकी सरकार आई, इन्होंने उसको आते ही बंद किया। हमारी सरकार ने टोल फ्री किया था सब पूरे राजस्थान को, इन्होंने टोल वापस लागू कर दिए। ये मतलब क्या झूठ बोलते क्यों हैं आखिर? ये मतलब अपने आप के गिरबान में तो जाके कि तुमने हमारी योजनाओं को बंद किया, बाद में 1-1.5 साल बाद उसी योजना को नया नाम देके बिजली को फिर चालू किया, तो 1.5 साल तो सरकार वो किसान ठगा गया ना। और फिर उसमें भी लाभ नहीं मिल रहा है। जो बेचारे के ऊपर बिल चढ़ गया, ज़्यादा चढ़ गया, उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा उस योजना का। तो बीजेपी का राज राजस्थान में आता है तो क्या किसान के खेत तक जो बिजली आती है वो उसको फ्री मिलेगी, सस्ती मिलेगी, और क्या कर्जे माफ़ करेंगे आप? देखिए, कर्ज माफ़ का कोई किसी ने वादा तो किया नहीं। कर्ज माफ़ का वादा कांग्रेस ने किया था, इसने निभाया नहीं कि हम संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे। किसी बैंकिंग प्रोसेस से कर्जा लिया गया था, वो कोई कर्जा माफ़ नहीं हुआ किसानों के, बल्कि बेचारों की ज़मीनें नीलाम हुई है 19,500 किसानों की। उनके लिए हमने ये कहा है कि उसको हम देखेंगे, उसकी उचित मुआवजा देके उसको सिस्टम में लाएंगे कि उनके लिए क्या कंपनसेशन दिया जा सकता है। जो ऐसे किसान हैं जिनको कर्ज के अंदर दबने के कारण उनकी ज़मीनें नीलाम हुई है, उनकी व्यवस्था भी हम करने का काम इस कार्यकाल में करेंगे। हीरालाल जी, खास मुलाकात में आखिरी बात आपसे कर रहा हूँ। कांग्रेस के भानु प्रताप सिंह और बीजेपी के हीरालाल नागर, सांगोद की जनता भानु प्रताप सिंह के बजाय हीरालाल नागर को वोट क्यों दे? देखिए, जनता वोट उसी को देती है जो उसके मन में भाता है। अपन किसी को भी उम्मीदवार उतार दे, जनता बहुत समझदार होती है और जनता एक एक चीज़ को आकलन भी करती है, वो नोटिस भी करती है। तो निश्चित रूप से आज मैं सांगोद के पूरे क्षेत्र में मैंने 15 साल से निरंतर जनता के बीच में हूँ। एक एक गांव की, एक एक गली की एक ऐसी समस्या हो, मेरे से कोई फ़ोन पे कहता है फलां जगह ये समस्या है, वो पिक्चर मेरे दिमाग में रहती है जैसे कोई कंप्यूटर में सेव हो रही हो, उसको तुरंत मैं बता देता हूँ। ऐसा जनता में विश्वास है और उसके विश्वास के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो जुड़ाव है, चाहे वो आम जनता से हो, कार्यकर्ता से हो, समस्याओं को लेकर समाधान से हो। हमने इस सांगोद क्षेत्र में भीषण बाढ़ आई, आपने भी देखा है, आप भी साथ रहे हो, देखा है। उस बाढ़ के समय जब यहाँ जनता परेशान थी, कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता बेचारे जनता को पूछने नहीं गया। कांग्रेस वाले अपने घरों में यहाँ के विधायक और जनप्रतिनिधि सोते रहे। उस बाढ़ में हम उसी समय आए। मैंने उस समय जनप्रतिनिधि के रूप में ओम जी बिरला को कहा, तो बिरला जी सुबह सुबह हेलीकॉप्टर लेके जनता के बीच में पहुँच गए, लेकिन यहाँ का विधायक 3 दिन तक भी उस बाढ़ में नहीं आया। उनको हमने खाद्य सामग्री पहुंचाई, उनको छत जिनके बेचारों के घर गरीबों के गिर गए थे, तात्कालिक रूप से उनके पास कोई कुछ नहीं था, वो रोड पर पड़े थे, उनको टीन सेट वगैरह ऐसा मतलब छप्पर देने का काम हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी ने किया। हम गांव-गांव के हमने सर्वे किया, उन लोगों को वो सुविधा उपलब्ध कराई। आज जनता मानती है कि हम तो उस समय आपने जो सुविधा करी है, बिरला जी ने जो करी है, उसको हम भूल थोड़ी सकते हैं। कोरोना काल में देखा उन्होंने, जनता ने, हमने कोरोना में हमारा मोबाइल
2-2, 3-3 बार चार्ज होता था। हम दिन रात लगे रहते थे, रजिस्टर मेंटेन करते थे, नाम लिखता था, मैं उसको मेंटेन करते थे और उसको थोड़ी देर में भी अगर उसका फ़ोन नहीं आया तो वापस फ़ोन करते थे कि भैया क्या हुआ, तेरा एडमिट हुआ नहीं हुआ, तेरी सुविधा मिली कि नहीं मिली, तुझे कुछ मतलब राहत मिली कि नहीं मिली। उन लोगों ने देखा है समय, और उस समय हमारे कार्यकर्ताओं को हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी ने भी ऐसी ऐसी सामग्री किट वो पहुंचाए उनको, मतलब सारी चीज़ें गांव में पहुंचा करके, और वो उनको घर घर जा करके वो जब दिया वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वीसी के माध्यम से, और कार्यकर्ता गया बीजेपी का, उसको जनता नहीं भूलती जी, देखो, और जनता याद करती है। तो हीरालाल नागर कहते हैं कि जो काम किए जाते हैं जनता उन्हें भूलती नहीं है, चाहे कोरोना काल का वक्त हो या फिर सांगोद में बाढ़ आने का समय, विपदा आपदा के समय जनता के बीच रहने की बातें जनता को याद दिला रहे हैं। साथ में हीरालाल नागर को पूरा भरोसा है प्रधानमंत्री मोदी और साथ में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की करिश्माई राजनीति पर, और साथ में यकीन इस बात का भी है कि मुझे तो ये तक नहीं पता कि सामने कैंडिडेट कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बार सांगोद में प्रचंड जीत हासिल करेंगे। साथ में यहाँ लगातार चर्चा हीरालाल नागर के उन संकल्पों की भी जिनके साथ वो चुनाव मैदान में जा रहे हैं और सांगोद को एक बेहतर सांगोद बनने का वादा जनता के सामने रख रहे हैं। लेकिन नतीजों के लिए सबको प्रतीक्षा रहेगी दिसंबर के पहले हफ्ते की। खास मुलाकात में आज इतना ही। नमस्कार।